अ, सभी को नमस्कार या जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मैं ईश्वर सिंह भाटी बोल रहा हूँ और हम हमारे गांव से एक नौजवान और युवा है जो प्रतिभावान है, उभरते हुए सितारे हैं, भूर सिंह भाटी हमारे भाइयों में से है। तो आज मैं उनके साथ में इंटरव्यू लेता हूँ और ये इनफॉर्मल होगा। तो भूर सिंह, इनिशियल थॉट्स आप अपने बारे में बताइए। हाँ जी। मैं डॉक्टर भूर सिंह वाटी, गांव जान सिंह की बेरी। अ, पहले तो कि अभी मैं सफदरजंग हॉस्पिटल से एमडी मेडिसिन परस्यू कर रहा हूँ। और इससे पहले मैंने अपना एमबीबीएस एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया था। और अच्छा, मैं मैं ही सवाल पूछता हूँ। तो इट विल बी डॉक्टर साहब, बेटर। हम बिल्कुल पहले तो आपको बधाई हो शादी की भी। मैं था नहीं शादी, आपकी शादी की भी। थैंक यू, थैंक यू। और एसएमएस कॉलेज जो जयपुर में है, तो हाँ जी। आप जैसे आपने पहले क्या एमबी कोटा में तैयारी की थी या एमबीबीएस के लिए 12वीं के बाद में? ऐसा नहीं करते हैं अपन, शुरुआत से चलते हैं ताकि ये उससे पहले कि अपन अभी आप क्या कर रहे हो, डॉक्टरी कैसे की, उससे पहले अपन बैकग्राउंड में चलते हैं। हाँ जी। अ, तो शुरुआत में मतलब एक सामान्य परिवार से उठे हुए, तो अपने घर में तो इतना माहौल था नहीं पढ़ने का, या तो ये कहाँ से आपको इंस्पिरेशन आई कि भाई मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ या क्या करना चाहता हूँ या मैं बन सकता हूँ, या इसके बारे में आप अपने बचपन के बारे में या प्राइमरी स्कूल के बारे में या प्राइमरी पढ़ाई के बारे में बताएं। एक्चुअली ईमानदारी से बताऊं तो मैंने सोचा नहीं था कि मेरे को डॉक्टर बनना है पहले। हम्म। जब पहले गांव में थे तब कुछ ऐसा माहौल ही नहीं था, सरकारी स्कूल थी। कब बट हाँ, आपने ये जान जरूर। सिंह की बेरी वाले स्कूल में पढ़े? हाँ जी, 8वीं तक मैं गांव में ही पढ़ा था। अच्छा, अब तक फिर गाँव। 8वीं तक मतलब एक चीज रहती थी कि जो सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट मिलती है ना, वो किसी अफसर को मिलती है। तो जब भी कोई पूछता था तो बस अफसर बनना है, नहीं पता कौन सा क्या ऐसे। तो हम्म। फिर 8th के बाद में लगा कि जब देखे गांव में सबसे पहले तो आई थिंक आपकी शादी 2007 में हुई थी, उस टाइम मैं 7वीं में था। हम्म। और उसी टाइम सुरेंद्र भाई साहब, इनका भी 2008 में सिलेक्शन हुआ था। तब एक चीज लगी कि जब ये अपने पास से ही उठे लोग जब यहाँ से वहां जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो यही मतलब सबसे बड़ा मोटिवेशन था। और फिर मैं 8th होने के बाद मैं तो अब गांव स्कूल में में कोई। 8वीं तक की स्कूल में आपके अच्छे नंबर आते थे, या सबसे ज्यादा और कौन से विषय में आपको अच्छे नंबर आते थे या रुचि थी? हाँ, 8वीं तक गांव की सरकारी स्कूल थी, नंबर ऐसे ठीक आते थे। मतलब हम 8-9 बच्चे ही थे गांव की स्कूल में, और उसमें हम्म। सबसे ज्यादा आते थे मेरे। अच्छा। और 8th में मेरे सबसे ज्यादा साइंस में थे। अच्छा, तो मतलब हाँ, तो फिर मैं। गणित से भी ज्यादा साइंस में थे। हाँ, मेरे मतलब साइंस में 90 थे 8th में। मैथ्स में अच्छा। मतलब काफी कम थे, क्योंकि गांव में पढ़ाई मतलब इतना था ही नहीं, माहौल ही नहीं था पर जो कि आपकी। आपने एक बात बहुत बोली ना, जैसे आपने आपके पास भाइयों में ही सुरेंद्र सिंह है, हम मैं हूँ, या हमारे परिवार से है, उनसे आपको जो इंस्पिरेशन मिल रही है, तो हमारा ये इंटरव्यू लेने का भी यही पर्पज है। मेन जो पर्पस है, मैं जैसे आपके साथ में या दूसरे लोगों के साथ में साक्षात्कार ले रहा हूँ या बात कर रहा हूँ, इंटरव्यू नहीं है, ये बात ही कर रहे हैं। इससे हाँ ये जी। चीज आए कि जो दूसरे बच्चे अभी छोटे पढ़ रहे हैं, उनको भी लगे कि भाई भूर सिंह है, ईश्वर सिंह है, सुरेंद्र है या कोई और है, हमारे जैसे ही परिवेश से पैदा हुए हुए, वैसे ही पले बड़े हुए, कोई स्पेशल माँ बाप के होने की जरूरत नहीं है। कोई जी जी, आपके माँ बाप बिल्कुल। जरूरी नहीं है कि वो आईएएस हो, आरएएस हो, ये हो। आप जो चाहते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल जी, आप। बिल्कुल हाँ, सही बोला अभी। आपने। हाँ, मतलब हाँ। सबसे बड़ी चीज यही थी कि आपकी विल पावर होती है कि हाँ, आपको ये करना है। तो आई थिंक आपका आधा काम वही हो जाता है। जैसे आपके अंदर ये चीज आ गई ना कि मुझे यहाँ जाना है, तो समझो हम्म। बस अब आपको काम शुरू करना है, आपका आधा काम हो चुका है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। 8th के बाद में फिर मैंने मलिनाथ राजपूत हॉस्टल जो है बाड़मेर में, जो काफी
इकोनॉमिकल और बहुत ही सधी हुई सुविधाएं देता है बच्चों को, तो उसके लिए मैंने एंट्रेंस दिया था। लकीली मेरा हो गया था उसमें, और मयू नॉवेल्स में मैंने 9th-10th किया था। वो शायद सबसे टर्निंग पॉइंट था कि हाँ, वहां से दो चीजें हो सकती थी, या तो मैं वहां से पीछे आ सकता था या आगे जा सकता था। उस टाइम गांव से गए थे तो सबसे ज्यादा मतलब ऐसे इंग्लिश और मैथ्स में था, मतलब कुछ नहीं हो, गांव में होता ही नहीं कुछ ऐसा। सही है, सही। लिटरली मैंने इंग्लिश ग्रामर का नाम पहली बार मयूर में जाके सुना था कि ऐसा कुछ होता है। अदरवाइज तो यही कि किताब पढ़नी है, जो पाठ नहीं पढ़ाते हैं स्कूल में, तो हाँ, उसको याद ये करना, था। उस सवाल का ये हाँ, उत्तर है। हाँ। ये क्वेश्चन है, ये आंसर है। तो वहां जाने के बाद में पता चला कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा, पढ़ना पड़ेगा अगर आपको करना है तो, अदरवाइज तो ठीक है, काम तो चल ही जाता है। फिर 9th-10th में मैंने सबसे ज्यादा मेहनत फिर इन्हीं पे करी थी। बुरा भी लगता था, साथ वाले बच्चे जो सब लोग थे वो क्वेश्चन खत्म कर लेते थे। मैथ्स में हमारा ट्यूशन होता था, तो वहां पे क्या है कि मतलब मैं जनरली लास्ट होता था जो लास्ट क्वेश्चन खत्म करता था। सर बोलते थे कि ये आखिरी क्वेश्चन, ये करो, मुझे दिखाओ और फिर चले जाओ। एंड मैं जनरली मतलब लास्ट ही होता था, कि वो फिर भी मेरे से क्वेश्चन बनता नहीं था, मैं सर के पास जाता था। तो बहुत सी बार ऐसा लगता था कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बट मैंने वो छोड़ा नहीं कि नहीं, होगा तो सही अगर मैं करूंगा तो। फिर सबसे अच्छा जो सबसे मोटिवेटिंग था वो 9th में ही। 8th में कुछ नहीं आता था, 9th में मेरे दोनों में 99 मार्क्स थे 100 में से। फिर उस दिन यकीन हो गया था कि हाँ, इंग्लिश इंग्लिश अब और साइंस में, या मैथ्स नहीं, इंग्लिश और मैथ्स में? मैथ्स और इंग्लिश में, इंग्लिश और हाँ। मैथ्स दोनों में हाईएस्ट थे मेरे। हम्म। तो तब लगा कि हाँ, अब हो जाएगा। जो आप सोच लेते हो उसके लिए आप काम करते हो, तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। फिर तब भी मेरा ये था कि मेरे को मैथ्स लेनी है। हम्म। 11th-12th में मैं घर आ गया, तब भी मेरा मैथ्स का ही प्लान था, बट हाँ, मैंने भी अभी शायद मैं एक बार कभी मिला था, 9वीं 10वीं 10वीं या 11वीं में, तो मैंने पूछा था कि भाई बायो में क्यों जाना है, या मैं साइंस इंजीनियरिंग क्यों नहीं करनी है, ऐसा मुझे याद है कुछ 10वीं 11वीं में कभी वो पूछा था। तो पहले मेरा यही था कि मैं वही, कि आईआईटी नाम सुना था कि वही है सब सबसे बड़ा। हम्म। तो घर आया था तब दो चार क्वेश्चन थे। घर वालों ने बोला कि भाई ये चाहे आप साइंस लो फिर बायो चाहे मैथ्स हो, इसके लिए आपको चाहिए फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, हम्म। तो इससे अच्छा है क्यों ना इधर कुछ सिविल सर्विसेज की तरफ चले जाओ। तो हम्म। तब ये सुना था कि नहीं, उनमें इतना वो नहीं है कि आपको, और मतलब ये तब जल्दी एक्चुअल से में तो इतना नहीं नॉलेज ही होंगे, नहीं था। और दूसरा हाँ, ही जल्दी से तो नहीं होंगे, वो आपको कम से कम बीए तो हाँ, करनी मतलब पड़ेगी। सर्टेनिटी नहीं होती है उधर इतनी। हाँ। तो फिर मैंने ये दो ही ऑप्शन रखे, इधर मैथ्स और बायोलॉजी। फिर सुरेंद्र भाई साहब ने आइडिया दिया कि नहीं, कि तू बायोलॉजी ले ले, इसमें ये है कि एक जॉब सिक्योरिटी रहती है आपके, और तुम कर भी लोगे। तो हम्म। एंड अभी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं बहुत सही जगह हूँ, कि ये सही उनका सही। ही आइडिया था। हम्म। तो और फिर हम कोटा गए थे, सुरेंद्र भाई साहब भी थे मेरे साथ 12वीं जब हम में, कोटा 11वीं गए थे। में, 11वीं में ही क्या? हाँ, 11th में ही गया था। हम्म। तो वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं अंडर एज हूँ, तो मैं 12th के साथ एग्जाम भी नहीं दे सकता, मतलब एक अच्छा और अच्छा। साल। हाँ। तो ठीक है, 11th हुई, 12th हुई, 12th के साथ एग्जाम नहीं दे पाया। 12th के बाद मैंने एग्जाम दिया था नीट का। हम्म। तो उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक आई थिंक 1800 थी, अच्छा और स्टेट में 185 थी। अच्छा। हम्म। हाँ, तो उससे मेरे को राजस्थान में एसएमएस अलॉट हो गया था। तो राजस्थान में सबसे अच्छी कॉलेज ये है क्या? हाँ जी, देखो। राजस्थान में ही नहीं, मतलब अपने देश के बहुत ही चुनिंदा कॉलेज में टॉप से हैं 10, एसएमएस टॉप 10 में मेडिकल से, कॉलेज। टॉप हाँ जी, टॉप हाँ जी, टॉप बिल्कुल। टॉप 10 में होगी। अच्छा, जी एक जी। बात मैं शायद ये सूचना देना चाहता हूँ कि 10वीं के बाद में आप यदि सीबीएसई बोर्ड में, एटलीस्ट हमारे समय तो थी, और सीबीएसई बोर्ड में यदि दोनों ले सकते हो, बायो भी ले हाँ जी, सकते हो, हमारे साथ और भी कुछ कुछ बच्चे थे। जैसे मैंने ली थी दोनों, और इनफैक्ट मेरे शायद मैथ से ज्यादा बायो में आए थे, 95 ऐसे बायो में थे। अच्छा। तो जिसको भी असमंजस है बेसिकली कि 10वीं के बाद में अभी मुझे, क्योंकि उस समय ये पता होना कि
मुझे इंजीनियरिंग करनी है या डॉक्टरी करनी है या कुछ और करना, ये मुमकिन नहीं हो पाता है। इनफैक्ट मैं ये कहता हूँ कि यदि आपने मैथ्स भी ले ली 12वीं तक, तो आप बायो में भी जाते हो, डॉक्टरी में भी जाते हो, तो आपके लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री के काफ़ी सारे सवाल बहुत सिंपल हो जाते हैं। क्योंकि हाँ मुझे जी, लगता था जब हमारे साथ में मैं इंजीनियरिंग की तैयारी करता था, उस समय जो बच्चे एमबीबीएस के लिए, नीट का लिए या पीएमटी के लिए तैयारी करते थे, उन वो फ़ॉर्मूले रटते थे और हाँ मैं उनको जी, समझाता कि मतलब ऐसे मत रटो, इनको ऐसे डिराइव होते हैं। नहीं, 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 उनको फिर थोड़ा यदि मैथ्स का बैकग्राउंड होगा, कैलकुलस का डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन थोड़ा बहुत और होगा, तो फिर उनमें मतलब आपकी फिजिक्स तो अच्छी हो जाती है, फिजिक्स, फिजिक्स केमिस्ट्री और भी अच्छी। जी, जी। मेडिकल एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी फिजिक्स होती है कि हुँ। उनमें फिजिक्स में तो यदि आपने मैथ्स 12वीं तक ली हुई है और ठीक है मार्क्स भी अच्छे नहीं आए, पर एक बेसिक लेवल का कैलकुलस, दूसरे जो ट्रिग्नोमेट्री, ये चीज़ें थोड़े क्लियर रहते हैं। हाँ जी, हाँ। हाँ, तो अच्छा 12वीं के बाद में अच्छा इस बारे में जो मुझे लगता है कि एक इंसिडेंट तो आपने बताया कि 9वीं 10वीं आपने पूरी अच्छी पढ़ाई की और एक नंबर अच्छे आते हैं, तो पहला नंबर आ जाता है तो एक हौसला बढ़ता है। हाँ जी, और हौसला अफ़ज़ाई में क्योंकि मुश्किलें तो काफ़ी थी, मतलब ये तो बिल्कुल विदाउट एनी मुश्किलें डाउट तो थी, मतलब पर उन जैसे कि पैसों के लिए फाइनेंशियल है, दूसरे घर में माहौल नहीं है, सब कुछ अपना विपरीत ही है। उन सब मुश्किलों के बावजूद भी ये मतलब जैसे सुरेंद्र ने हो सकता है कि सहायता की या आपको वो मोरली सपोर्ट कर सकता है, पर करना तो खुद को बिल्कुल, होता है। बिल्कुल। जी, तो तो इसमें आपको उस सबसे समय बड़ा मतलब कि जब मैं कोटा गया था तब से ये चीज़ें थी फाइनेंशियल सपोर्ट्स के लिए मतलब जो मेरे भाई हैं, तो हुँ, उन्होंने बहुत बहुत ही मतलब जो हो सकता है सब किया मेरे लिए। और बिल्कुल। आई थिंक वही सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि आप अगर फाइनेंशियली वीकर बैकग्राउंड से आते हो तो सबसे बड़ा आपके सामने जो इश्यू होता है वो यही होता है कि अगर आप ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ पे ज़्यादा खर्चा है तो सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि अगर अब नहीं किया ना हुँ, तो क्या होगा? क्योंकि हाँ, ये आपको समझ में आया कि जैसे दूसरे भाई है या पापा है, वो कैसे भी करके अपना काम चला के और पैसे बचाते हैं ताकि आप पढ़ो और जी, उसके बिल्कुल, बावजूद भी यदि बिल्कुल उन्होंने किया। नहीं पढ़ते हो तो फिर लगेगा कि या खुद को व्यक्ति को लगता है कि यदि खुद के पैसे कमाए हुए हो या आपके पेरेंट्स वेल टू डू हो, उसमें ठीक है और ऐसे आपने कोटा में भी बच्चे देखे होंगे जिनकी फैमिलीज़ अच्छी है, तो वो फिर टाइम जी, पास जी। करते हैं। काफ़ी मतलब मेरे को भी अनुभव है कोटा का और आपको भी होगा। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। पर हुँ, हुँ। आपके केस में, हमारे केस में अपने जैसे कि जैसे मेरे पापा भी टीचर थे, पर अपना पूरा परिवार जी, था, बड़ा परिवार था। एक टीचर की क्या तनख्वाह होती है। पर वो जी। जैसे-तैसे करके उधार करके इधर से पैसे लाके मेरी फीस के लिए या कोटा के लिए देते थे। तो जी, उसके यही था बावजूद तो भी यदि फिर मैं पढ़ूँ नहीं हूँ, मस्ती करता रहूँ और बार-बार मतलब और क्योंकि वो पैसे ऐसा नहीं है कि यदि वो ऐसे नहीं है कि मुझे नहीं देते तो हो सकता था कि वो कुछ अच्छा कपड़े भी पहन सकते थे या कुछ खाने के लिए भी अच्छा ला सकते थे अपने तो उन चीज़ों को वो सीमित रख के अपने खर्चों को और हमें दे रहे हैं और हम उन पैसों को उड़ा रहे हैं। ऐसे करते हैं बच्चे। इनफैक्ट जो परिवार गरीब बिल्कुल, परिवार से बिल्कुल। भी है, तो भी वो बच्चे करते बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये एक्चुअली सबसे बड़ा मोटिवेशन ही ये होता था कि यार जब ये लोग इतना ज़्यादा सपोर्ट और इतना ज़्यादा आप पे यकीन करते हैं, तो आपको आपके अंदर अपने आप से एक मोटिवेशन मिल जाता है। तो बस वही सबसे बड़ा ड्राइव था कि हाँ, अब करना है। हैं। तो और वहाँ से पढ़ने की स्टाइल में कुछ बताना चाहते हो कि जैसे 12वीं के बाद में 11वीं-12वीं में अब पीएमटी की तैयारी करते समय या नीट की किस तरह से क्या मतलब लगता था कि जैसे मैं कभी-कभी कहता हूँ कि वो एक जिद होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए, एक जिज्ञासा होनी चाहिए। तो ये और जोश मतलब जुनून का मतलब रात-दिन फिर मुझे वो करना है तो वही करना है। और जी, जिज्ञासा बिल्कुल मतलब आपकी क्वेश्चन करने की क्षमता नहीं है कि ये सवाल ऐसे हुआ तो क्यों हुआ? तो एटलीस्ट साइंसेज़ जी, में जी। ये ज़रूरी रहता है। जी, बिल्कुल, ये जिज्ञासा, जिद, जुनून ये सारी चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा यकीन करता हूँ कि क्योंकि जब तक आप में जिद, जुनून नहीं होगा तब तक आप वहाँ नहीं जा सकते, जहाँ पे आप जाना चाहते हो। हाँ, कोई और जिज्ञासा मीडियोकर पोस्ट पे जा सकते हो, पर जहाँ आपको पहुँचना है, जो कि बहुत एग्ज़ैक्टली मुश्किल है। जी, जी। और दूसरी बात जिज्ञासा तो वो तो हमारे मेडिकल साइंस का पहला ही क्वेश्चन बनता है, अगर कोई पेशेंट हमारे सामने आता है, अगर
ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हम नहीं पूछेंगे खुद से तो हम डायग्नोसिस नहीं बना पाएंगे। तो ये कोटा में से ये चीज आई जाती है आप में कि अगर आपके अंदर ये चीज नहीं है तो आप इतने ज्यादा कंपटीशन में सिलेक्ट भी नहीं हो पाओगे, सही। कि आपको मतलब बढ़ चढ़ के करना ही पड़ेगा। मतलब इनफैक्ट ये होता था कि जब हमारा टेस्ट होता था उससे पहले वाली नाइट कई बार ऐसा होता था नींद नहीं आती थी कि आपको टेस्ट देना है, कल आपका टेस्ट है, उसके लिए ऐसा ऑल्दो होना नहीं चाहिए, आपको रिलैक्स रहना चाहिए। ये चीज मेरे को पीजी की तैयारी के टाइम समझ आ गई थी, पर उस टाइम होता था क्योंकि उस टाइम प्रेशर ज्यादा था कि आपको पता है आपको करना ही एक है। एक एक दिन की बात है, उस दिन यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा साल गया। जी जी, तो ये इन सारी चीजों की प्रैक्टिस उन टेस्ट में ही करनी होती थी जो वहाँ कोचिंग्स में लेते थे। तो वहां पे ऐसा होता था, कई बार होता था। लेकिन फिर पीजी की तैयारी के टाइम में बहुत ऐसे रिलैक्स मोड में की थी सारी, कि हाँ आपको पढ़ना है, आपको पता है अगर आप मेहनत करोगे तो निकल जाओगे। मतलब इतना प्रेशर नहीं था जितना वहां था। एग्जैक्टली मेरे साथ में भी ऐसा होता था। मैं ये बंसल के या एलन के टेस्ट के लिए तो मुझे नहीं होता, पर जिस दिन जेई का एग्जाम होता था या कोई मेन एग्जाम होता था, उस दिन रात को ऑलमोस्ट मुझे कभी भी नींद नहीं आई। तो वो मतलब इस मामले एग्जाम में देने। मेरे साथ एक्चुअली हाँ। उल्टा था कि आपने सारी रातें पहले जाग ली है ना, तो फिर एग्जाम वाले दिन आपको टेंशन नहीं होगी। मैं आराम से नीट यूजी वाले दिन भी 7-8 बजे सो के सुबह 7-8 बजे ही उठा था, और नहीं पीजी में भी मतलब ऐसा ही था। सोता तो मैं जल्दी था, पर नींद नहीं आती थी। पर नींद मैं नहीं आती। मतलब कुछ तो दिमाग में कुछ न कुछ, वो वाला सवाल आ गया तो क्या होगा, ये वाला होगा तो कैसे उत्तर देना, या कुछ तो दिमाग में बैकग्राउंड में चलता रहता था, इसलिए नींद मतलब मुझे नहीं आती थी। अब आ जाती है, अब तो कोई एग्जाम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। पर उस समय एटलीस्ट, उस समय 10वीं के 12वीं के एग्जाम, और वो भी मतलब इम्पोर्टेंट मैथ्स का एग्जाम या साइंस का एग्जाम, तो मुझे लगता था कि जी जिस समय एग्जाम देता था तब तब भी इतना तो अवेयर मतलब वेकफुलनेस रहती थी, पर फिर भी मतलब थोड़ा थका हुआ होता है ना आदमी, क्योंकि कल जी, रात नींद से सोए जरूरी नहीं। होती है। हाँ। हाँ, तो ये जो आप पढ़ाई की शैली पे बोल रहे थे हाँ मतलब आपका मतलब क्या, कैसे पढ़ाई। मेरा ये रहता था कि जो चीज क्लास में आपको पढ़ाई जा रही है, हम्म, और फिर आप सबसे पहले चीज तो ये है कि अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उस एग्जाम के बारे में पूरा आइडिया होना चाहिए। मतलब हम्म। A to Z पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या है, कट ऑफ कितनी जाती है, इसके लिए कितना टाइम चाहिए होता है, नेगेटिव एक मार्किंग सारा है या आपको। नहीं है। हाँ, निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन करके चलनी होती है कि हाँ ये इतना टाइम चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे पर डे इतने घंटे मिलते हैं, इतनी एफिशिएंसी से अगर मैं करूंगा तो वो हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं यही करता था, मैंने जो भी एग्जाम दिया उसके लिए सबसे पहले स्ट्रेटजी बनाई कि आपको हाँ इस रास्ते से गुजरना है तो ये दिक्कतें आपको आएगी, तो वो पहले ही तैयार कर लेता था। उसके बाद में ये रहता था मेरा, मेरे को कुछ भी काम दिया गया हो तो मेरा ये पहली चीज यही रहती थी, आप अपना 100% दे दो। फिर चाहे मैं यूजी की तैयारी कर रहा था, चाहे एमबीबीएस करी, वहां पीजी की तैयारी, इवन अभी पीजी में है तो भी, कि जो टास्क आपको दिया जा रहा है उसमें आप अपना 100% दो, तो फिर हम्म। आपको रिजल्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, और फिर एग्जाम की पहली रात नींद भी अच्छी आ जाती है। हाँ, हमारे इंजीनियरिंग के टाइम हम लोग उसमें तो उस दिन तो रात को जगना होता था, क्योंकि वही पढ़ाई उसी दिन ही पढ़ाई होती थी। पर हम्म। दूसरे समय मतलब ज्यादा पढ़ा हुआ होता था, इसलिए दिक्कत होती थी कि अब एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए, या ऐसा कहीं सवाल को घुमा के ना पूछ दे। जी तो ये बिल्कुल सही बात, मतलब आपने कहा कि ये एटलीस्ट क्लासेस में एक प्रिपेयर रहो, पूरी क्लासेस करो, और मतलब फोकस बिल्कुल, के जब साथ में आपको वो। जो चीज डिलीवर की जा रही है क्लास में उस टाइप आप बिल्कुल इतने अटेंटिव होने चाहिए कि क्लास में एक एक चीज और बोली पूरे गई है ना, सवाल क्लास पूछो, के बाद आपको और पता होना सवाल चाहिए। एकदम क्लास में, क्योंकि आपके क्लासेस जो नॉर्मली जैसे एमबीबीएस की क्लासेस भी होती है, प्रिपरेशन के लिए क्लासेस होती है, तो उसमें जो भी क्लास में पढ़ाते समय जो भी चीज समझ में नहीं आई तो फिर टीचर को उस समय पूछो, या फिर छुट्टी के बाद में पूछो, ताकि वो जो पढ़ाया वो क्लियर हो जाए। जी, मैं उसी टाइम पूछ लेता था, बीच क्लास में इंटरप्ट कर लेता हाँ, था, उस वो मेरे समय, हिसाब या से फिर सबसे यदि सही टीचर होता कहे है। कि ज्यादा ज्यादा टाइम लग रहा है, मान लो क्लास का फ्लो टूट रहा है, तो क्लास के बाद में टीचर से एटलीस्ट जी, पूछ मोस्टली जो भी सकते हो। पढ़ाया जा रहा है वो वही क्लियर कर दो। एक बात मैं जी, पूछना चाहता था कि तो एसएमएस में आपके कैसे नंबर रहे, मतलब जो। एसएमएस में जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो तब मतलब ये था कि कर तो लूंगा, बट
स्टार्टिंग में इतना आइडिया नहीं था, अगेंस्ट गाइडेंस वाली प्रॉब्लम, क्योंकि अपने इधर से काफी कम लोग थे, तो काफी लोगों से पूछा किया, तो फर्स्ट ईयर तो इसी में गुजर गया। और दूसरी दिक्कत तो हमारे साथ यूनिवर्सल होती है, जो अपने पश्चिम राजस्थान के लोगों के साथ, इंग्लिश वाली। तो वो सबसे बड़ा फोबिया था कि कैसे होगा, क्या होगा। तो फर्स्ट ईयर में तो यही था कि पता किया, जैसा कि मैंने बताया कि मेरा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले ये होता था कि आप उसके बारे में सब पता कर लो कि आगे का रास्ता कैसा है। और फिर इंग्लिश, ये दो जरूरतें थी, तो फर्स्ट ईयर में तो मोस्टली इन्हीं पे काम किया था। फर्स्ट ईयर में मेरे 66 ऐसे कुछ परसेंटेज थे। हाँ, एमबीबीएस में एक हमारे एक 70-80 ये से ज्यादा चीज आते नहीं, ये मतलब। हाँ, एक चीज ये मैंने देखा है, स्पेशली आईआईटीज में होता है। मैं आपके फील्ड में पूछना चाहता हूँ कि हम लोगों का क्या होता है कि जैसे ही आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें लगता है कि अब तो हमने मतलब फतेह कर दी है, मतलब अब तो जी कहीं न जी कहीं जी। तो नौकरी लग ही जाएगी, तो अब क्यों इतना पढ़ना? जितना कोटा में पढ़ते थे या जितनी नॉर्मली 11वीं-12वीं में तैयारी होती थी, तो फिर क्या आईआईटी में जाने के बाद में पहले साल में तो ऐसा ही कि अब टाइम पास करना है, मतलब अब तो ठीक है, डिग्री मिल जाएगी और नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसी सोच आपके इधर भी रहती है क्या? जी, मेडिकल में भी बिल्कुल सेम ही रहता है। इवन मैंने अपना फर्स्ट ईयर भी इसी इसी में बिताया था कि चलो अब कहीं कुछ ना कुछ तो लग ही जाएंगे, डॉक्टर बन गए हैं, तो हुँ। फर्स्ट ईयर तो इसमें बीता। फर्स्ट ईयर जैसे ही बीतता है तो वो आपको हनीमून पीरियड होश आ का जाता काइंड है। ऑफ हाँ हनीमून पीरियड है कि हाँ, मतलब हाँ, हाँ, मतलब वापस जब वैसा ही धरातल में रहता है। आने के लगता है कि हाँ, नहीं, 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 अभी तो और ज़्यादा पढ़ाई करनी है। अभी और कुछ करना है, और फिर ये जो गवर्नमेंट हर दिन नए रूल्स लेके आती है हमारे डॉक्टर्स के लिए, तो फिर लग गया था कि अब आगे का रास्ता इतना आसान नहीं है, अगर नहीं पढ़ोगे तो आप हुँ, वहां नहीं जा पाओगे जहां पे आपको जाना है। हुँ, हुँ, तो फर्स्ट ईयर के बाद ही एक्चुअल में जो पढ़ाई शुरू हुई थी, तब हुँ, सोच लिया था कि अब ये तो हो जाएगा एमबीबीएस, अब आपको पीजी कैसे करनी है, कहाँ करनी है, क्या रैंक टारगेट कर रहे हो, क्या इंस्टीट्यूट टारगेट कर रहे हो, कौन सी ब्रांच कर रहे हो। क्योंकि ये सब आप अगर पहले से नहीं सोचोगे तो वैसी रैंक ही नहीं आएगी, और रैंक नहीं आएगी तो फिर आपको वो ब्रांच भी नहीं मिलेगी और इंस्टीट्यूट भी नहीं मिलेगा। क्योंकि हुँ, ये सबसे बड़ी चीज होती है, जब आप तैयारी करते हो तो आपके दिमाग में पहले टारगेट्स होने चाहिए, अदरवाइज जैसे आप मतलब अंधेरे में तीर नहीं चला सकते। हुँ, हुँ, तो पहले तो ये सोचा कि अब करना क्या है। हुँ, तो तब से यही आ गया कि पीजी में जाना है तो आपको अगर अच्छा इंस्टीट्यूट चाहिए तो अंडर 100 रैंक टारगेट करनी पड़ेगी। हुँ, हुँ। जो उस टाइम तो बहुत ही ऐसे लगता था कि नहीं, कैसे होगा, नहीं होगा, एक बट तो बहुत ये सारी चीजें ये थी। आपने सेकंड ईयर से शुरू कर दिया था या सोचना पीजी सेकेंड के ईयर, बाद? हुँ, मैंने अपने सेकेंड ईयर से ही स्टार्ट कर दिया था कि यूजी तो मैं कर ही लूंगा, मतलब पास होना कोई अब बड़ा इश्यू नहीं है। हुँ, अब आगे का सोचो कि अगर इधर तो ये था ना कि भाई यूजी में तो प्रॉफ में तो आप पास हो जाओगे, यहाँ के मार्क्स भी कहीं मैटर नहीं करते हैं, अगर कोई चीज हुँ, मैटर करेगी तो आपका पीजी एंट्रेंस है, क्योंकि उसी की बेसिस पे आपको इंस्टीट्यूट और आपको आपकी जो स्पेशलिटी की ब्रांच है वो अलॉट होनी थी। हुँ। तो तब से ही ये टारगेट बना लिया था कि आपको जनरल मेडिसिन लेनी है, और तो उसके लिए तो इसके लिए तो पढ़ाई भी, मतलब यदि पढ़ाई आप अच्छी कर रहे हो कॉलेज में, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपकी पीजी में अच्छे ही नंबर आएँगे, मतलब प्रिपरेशन होती जी रहेगी, जी, ऐसा नहीं? मतलब मैंने सेकेंड ईयर से लेके इंटर्नशिप तक अपना टाइम अपने रूम से ज्यादा लाइब्रेरी में गुजारा था, क्योंकि तब अच्छा। तक सारी चीजें पता चल गई थी। मतलब मैं जयपुर में रहा हूँ और लाइब्रेरी नहीं गया हूँ, ऐसा एक भी दिन याद नहीं मुझे। मतलब वहां जयपुर में हूँ तो मेरे को लाइब्रेरी जाना ही जाना है, और जो वहाँ का एस माहौल बहुत अच्छा था। मेडिकल कॉलेज वाली लाइब्रेरी। हाँ, हमारी कॉलेज की लाइब्रेरी थी, मतलब वो सबसे अच्छी जगह थी पढ़ने की। और हुँ। आई थिंक सबसे ज्यादा सपोर्ट ही वहां का मिला, क्योंकि वहां आपके जैसे लोग होते हैं जो उसी एग्जाम को टारगेट कर रहे हाँ, होते हैं, तो पढ़ना एक तो आपको चाहते हैं। डिस्कशन का बेनिफिट होता है कि आप उनके साथ अपने डाउट्स डिस्कस कर सकते हो, आपको नई नई चीजें पता चलेगी, क्योंकि जो इसमें एग्जाम्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए मटेरियल होता है कि आप कहाँ से पढ़ना है। ये हमारे जैसे तो जन एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट होते हैं और पीजी में 19 के 19 पूछे जाते हैं। तो हुँ, बहुत ही मतलब बहुत ही बड़ा सिलेबस होता है, और उसमें से आपको क्रक्स निकालना है, और हुँ। वो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि जब आप अच्छी रैंक टारगेट करते हो तो आप बिल्कुल ऐसे शार्प होने चाहिए, ईगल आई टाइप से। तो वो हाँ, आपको नॉलेज वहीं एकदम से मिलता है। फ़ोकस, जो कंसंट्रेशन है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है, यही चीज़ आएगी तो यही एग्जैक्टली पढ़नी है और वैसे ही पीजी के पढ़नी है। एग्जाम के लिए ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्या नहीं पढ़ना है। और ये बात एक ज़रूरी है कि मेहनत तो काफ़ी लोग करते हैं,
पर यदि जी, स्मार्टली मेहनत नहीं करते हो तो उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है। मेरे जी, अनुभव भी बिल्कुल। रहा, आपके अनुभव में भी रहा, ये एक चीज़ है कि देखो मेहनत, सिर्फ मेहनत करने से कोई रिजल्ट नहीं आता। मेहनत जो एक्चुअली बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, जो शारीरिक मेहनत करते हो, आप देखेंगे उनका उनको रिटर्न लाइफ में नहीं आता, मतलब पैसे भी उनको नहीं मिलते हैं जो शारीरिक मेहनत करते हैं। तो इसलिए जी, जब जी, तक इंटेलिजेंटली, स्मार्टली मेहनत नहीं करते हो कि भई सबसे पहले जैसे कहा कि वो जो जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसमें कैसे सवाल आते हैं, पिछले 2-3 साल के सवाल, क्या सिलेबस है, क्या एबीसीडी आएँगे या थ्योरेटिकल जी, क्वेश्चन पूछेंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सिलेबस है। उसके बाद में टारगेटेड उस तरह के सवालों पे ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसे नैरो हो जाए कि आपको बेसिक्स भी पता नहीं है। पर बेसिक्स भी पता होने चाहिए, वो सवालों को घुमा के भी पूछ सकते हैं, पर वो सिलेबस वही होना चाहिए जो पूछना चाहिए। तो उसके बारे में स्मार्टली कैसे पढ़ाई करी जाए, तो वो ज़्यादा जी, जी। इम्पोर्टेंट पहले जैसे आप कि अ, एमसीक्यू एग्जाम के लिए भी यही है कि पहले आप टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, उसके कॉन्सेप्ट समझ लो, तो उसके बाद में वो चाहे कैसे भी क्वेश्चन पूछे, आप बना लोगे उस हाँ, क्वेश्चन को। हाँ, हुँ। तो इस बात को, लाइब्रेरी की बात छिड़ी है, तो मैं भी एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारा भी ऐसा उद्देश्य है कि मतलब मैं भी चाहता हूँ और अपन भी कि अपने गाँव में एक छोटा कमरा हो या एक स्कूल में ही हो या कहीं एक भवन हो, जिसमें जैसे आप कह रहे हो ना कि लाइब्रेरी का, सिर्फ लाइब्रेरी की किताबें पढ़ने के लिए नहीं, जो लाइब्रेरी में जो बच्चे आते हैं, जो वहाँ पे माहौल होता है, उसका मतलब जो आता है वो पढ़ने के लिए आता है। वहाँ पे गिल्ली-डंडा खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए हो सकता है एक आध कोई जी, आए, जी। जी, पर जो जी, अपनी मतलब मैं मर्ज़ी तो से वहाँ पे, हाँ, स अपनी मर्ज़ी से जो आएगा वहाँ पे, वो पढ़ने के लिए आएगा। तो वो माहौल है, जी, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किताबें। तो ठीक है, कोई भी आज की तारीख में घर ले सकता है, लैप मोबाइल पे देख सकता है, कहीं और से इन्फॉर्मेशन है। पर वो जो माहौल है और एक रूटीन है, वो ज़्यादा इफ़ेक्ट जी, करता है। जी। तो जैसे लाइब्रेरी का तो है, मतलब इवन मैं अभी भी रूम पे नहीं पढ़ पाता हूँ, मैं अभी भी लाइब्रेरी ही जाता हूँ पढ़ने के लिए। यहाँ मतलब कभी किसी का फ़ोन आ गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ, तो वो चीज़ें जब आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो तो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि लाइब्रेरी का जो माहौल है, वो घर के माहौल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। हुँ, वहाँ पे केवल यही नहीं कि आप पढ़ोगे, इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ हैं जो आप सीखोगे। हुँ। तो अभी अपन, चलो आपने वहाँ पे एसएमएस में शायद आपके वहाँ के एग्ज़ाम्स में भी अच्छी रैंक आई थी अ, हाँ, मतलब मेरे फर्स्ट ईयर में 66 थे, सेकंड ईयर में 73, थर्ड ईयर में फिर 72, फाइनल में अराउंड 70, 69 ऐसे कुछ परसेंटेज थे। तो हुँ। लेकिन वो कोई कहीं मैटर नहीं करते हैं, जस्ट, और मैंने कभी पर उन एग्ज़ाम्स को टारगेट भी नहीं किया था। 4th ईयर या फाइनल ईयर में के साथ में ही आपको पीजी का में भी हो गया। हाँ, हमारी इंटर्नशिप होता है 1 साल का हुँ। फाइनल के बाद में, और उस इंटर्नशिप के साथ में ही एग्ज़ाम होता है। जो पहला अटेम्प्ट था तो बेसिकली। फर्स्ट अटेम्प्ट, हाँ, इंटर्नशिप के साथ में ही होता है। उसमें तो कौन-सी रैंक आई? हाँ, उस मेरी ऑल इंडिया रैंक 78 थी। हुँ, हुँ। और जैसा कि मैं टारगेट कर रहा था कि मेरे को अंडर 100 चाहिए, कि अगर मेरे को दिल्ली से मेडिसिन चाहिए तो, हुँ, और स्टेट में फर्स्ट थी राजस्थान में मेरी। हुँ। सही, सही। तो इसमें मुझे ये पूछना है कि एम्स में आपने क्यों नहीं लिया फिर? मतलब एम्स का एक्चुअली एग्ज़ाम अलग एम्स का होता है, क्या क्या रहता होता है कि जो एम्स का जो इंटर्नशिप होता है हमारा, वो एम्स में आप एलिजिबल तभी होते हो जब आपकी दिसंबर में खत्म हो जाए, है? अच्छा। और राजस्थान में हमारी इंटर्नशिप खत्म होती मार्च में। तो मैं एग्जाम दे ही नहीं उस पाया था एम्स उस का। उस साल नहीं, अब या तो आपको एम्स के लिए करना था तो 1 साल के बाद में फिर ड्रॉप मेरे को ये करके। नीट का जो मेरा, हाँ, ये सब कुछ था, मेरे को ड्रॉप करना पड़ता, और फिर मेरे को एम्स के लिए 6 महीने वेट करना पड़ता। हाँ, तो पर जैसा कि आप सब जानते हैं और सब नहीं जानते होंगे, पर ये भी है कि सफदरजंग हॉस्पिटल है, वो एम्स के एकदम सामने है और वही लेवल की पढ़ाई होती है जो एम्स में जी होती है। बिल्कुल, दोनों तो सेंट्रल एक गवर्नमेंट के 6 महीने इंस्टीट्यूट के, है। हाँ, 6 महीने का वेट करने का कोई पॉइंट नहीं था। जी, जी। हुँ, चलो बिल्कुल बधाई हो। और मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि व्यक्ति अपने जुनून या जज़्बे से कहाँ पहुँच सकता है, कौन नंबर 1 आ सकता है, इसमें ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके फादर डॉक्टर हो या आपके घर में ऐसा माहौल हो कि पढ़ाई का ही माहौल हो, आपका गाइडेंस हो। व्यक्ति एक बार उसको थोड़ा रास्ता मिल जाए, फिर वो जैसे जी, आपने कहा ना कि उस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ तो उसके एबीसीडी आनी चाहिए कि वो एग्ज़ाम कैसे होता है, क्या उसका फॉर्मेट है। वो व्यक्ति आज की तारीख में, स्पेशली जैसे मेरे समय में एक वाक़या हुआ था कि मैं
वहाँ इसमें कोटा तैयारी करने गया था 12वीं के बाद में, 12वीं तक कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। तो मैंने एलन के बारे में सुना था, क्योंकि सब मेडिकल की तैयारी करने जा रहे थे। तो मैं जाके एलन में एडमिशन, उसी साल उन्होंने आईआईटी का कोचिंग सेंटर खोला था। तो मैं 1-2 महीने बाद में पता चला कि एलन में तो मैं ज़बरदस्त मतलब गलत जगह आ गया। वो तो मेडिकल वाला था, मुझे बंसल में या एक और भी कोई क्लास थी। रेजोनेंस। हाँ, रेजोनेंस नहीं, रेजोनेंस 2001 में थी नहीं, तो कोई और एक अच्छा। एक और जो इंस्टीट्यूट। थी इधर। वो पीईटी के लिए या इंजीनियरिंग के लिए करते, पर मेनली बंसल क्लासेस में मुझे जाना था। बंसल क्लासेस थी उस टाइम को आईआईटी के हाँ, लिए। तो मुझे वो 1-2 महीने बाद में पता चला कि अच्छा वो बंसल में जाना था। मुझे एलन में तो ऐसे ही टाइम पास आ गया हमें। तो अच्छा। तो ऐसी अब एक्चुअली इन्फॉर्मेशन की इतनी कमी है नहीं, मतलब जी इन्फॉर्मेशन जी। मिल जाती है, पर इन्फॉर्मेशन जो काम की चीज़ें हैं वही लेनी है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। पर वो जी बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो गया है। हमें जो काम की चीज़ है वही इन्फॉर्मेशन लेनी है, और उससे बेसिकली आपको क्या-क्या उससे इन्फर करके कैसे आगे बढ़ना, वो आप तय कर सकते हो आज के ज़माने में, और उसके लिए आपको किसी बड़े घरों के होने की ज़रूरत नहीं है। ये मतलब मेरे हिसाब से ये प्रूव करता है। जी, बिल्कुल सही है। आपकी सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपके अंदर से आना चाहिए कि हाँ, आपको ये काम करना है। फिर सारी चीज़ें होती जाती है। इसके लिए आपके अंदर से जिज्ञासा है ना कि अपने आप आएगी कि अगर आपको पता है कि आपको इस रास्ते चलना है, तो आप पूछोगे, बाहर निकलोगे, घर से हाँ, बाहर कहीं निकलना पड़ेगा, लोगों पूछोगे से कि भई ये पूछोगे। रास्ता किधर जाता है, इतने किलोमीटर आगे जाता है, फिर कहाँ रास्ता है, गाड़ी जा सकती है, नहीं जा सकती। तो एक नॉर्मल चीज़ में भी अपन जी, पूछते हैं बिल्कुल, ना, आप अपन सारी कहीं पे चीज़ें पहुँच। पूछते हो तो हाँ, इधर कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी ऐसा ही है। आप पहले ही सारा सब कुछ पता करो, ऐसे ही आप नहीं जा सकते। क्योंकि आपके जैसे अभी मैं बताऊँ तो नीट यूजी में इस साल 15 लाख बच्चे बैठने वाले हैं। तो हुँ। 15 लाख में से अगर आपको कुछ अलग निकलना है तो आपको सोचना भी अलग कर पड़ेगा, करना भी अलग पड़ेगा। और उसमें 10-15 लाख में कोई कितने 7-8 हज़ार लोगों की सीटें होंगी। हाँ यस। जी, अब हाँ, थोड़ी सीटें बढ़ा दी हैं तो 10,000 तक रैंक आती है 10,000 तो है। कॉलेज, हुँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। हुँ। तो ऐसा ही इंजीनियरिंग के में अब प्रॉब्लम इंजीनियरिंग में क्या है कि आईआईटीज़ है और 10, 15, 20 और इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। उसके बाद में लेवल ऑफ एजुकेशन एकदम ड्रॉप हो जाता है। जी। मतलब तो यदि आप वो उतने 4-5 हज़ार में रैंक नहीं आती है, तो वही 10 लाख, 8-10 लाख जितने भी स्टूडेंट्स होंगे, पर यदि आईआईटीज़ में और कुछ अच्छे एनआईटी में मिल नहीं आती है, तो फिर या तो प्राइवेट कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेजेस में क्या होता है, वो भी कुछ हाँ, बिल्कुल। अच्छी कॉलेजेस हैं, पर उसके बाद में लेवल एकदम पढ़ाई का गिर जाता है। तो उनको दूसरों को सिर्फ अपना बेसिकली फीस से मतलब होता है, बच्चे की पढ़ाई से ज़्यादा मतलब नहीं होता है। जी। तो अब मैं फाइनली इस चीज़ को पूछना चाहता हूँ कि अभी आपको आगे क्या करना है? आगे अभी मेरा इस साल 2022 में एमडी हो जाएगा फाइनल। हुँ, हुँ। तो उसके बाद मैं यही सोचा है कि आगे सुपर स्पेशलिटी के लिए करूँगा, अच्छा, जो ये हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ में उसमें अभी रुचि नहीं ली क्या? उसमें एक्चुअली ऐसा है कि आप मेरे को सबसे बड़ा जो इश्यू है वो कैडर से है, क्योंकि मैं राजस्थान इवन मारवाड़ छोड़ना नहीं चाहता। हुँ, हुँ, तो हुँ। उसमें कैडर का इश्यू रहता है और आप अपनी पूरी ज़िंदगी किसी और स्टेट में, फॉर एग्ज़ाम्पल आप साउथ में हाँ, चले मुझे जाओ या एक और भी इश्यू नॉर्थ लगता ईस्ट है, में मतलब चले जाओ। मेरे को अपना, यदि मैंने बीटेक की हुई, एमबीबीएस करके आप सिविल सर्विसेज में जाते हो तो ठीक है। पर यदि आप उसके बाद में एमडी करते हो, डीएम करते हो या जो भी, जी, उसके बाद में आप सोचो कि आपने गवर्नमेंट के कितने पैसे खर्च किए एक डीएम, एमडी करने के लिए। आपने खुद ने जी, तो ठीक है बिल्कुल। फीस दी है। जैसे मैंने आईआईटी से मान लो पीएचडी की है, मैंने कहीं से पीएचडी की है। अब मैं सोचूं कि मैं सिविल, तो फिर मैंने भैया चलो बीटेक वाला तो सोच सकते हैं कि उस समय हमें पता नहीं था। 12वीं के बाद में जी, आपने इंजीनियरिंग ले ली या मेडिकल ले ली। पर उसके बाद में यदि मास्टर्स या पीएचडी की है, तो या तो पहले से ही आपको सिविल सर्विसेज में जाना था, तो पहले से ही तैयारी करनी शुरू कर देनी। पर यदि जी, मैंने पीएचडी की है, तो फिर उस फील्ड में मैं स्पेशलाइज़्ड हूँ और मैंने उतना समय लगाया है, तो अब मैं उसकी स्पेशलाइज़ेशन का कैसे फ़ायदा जनता को दूँ या अपने करियर में उसको, क्योंकि मैं एक चीज़ में एमडी हूँ या पीएचडी हूँ या कोई भी हूँ, तो उस फील्ड में मैं वन ऑफ द फ्यू पीपल हूँ। मतलब जी, बिल्कुल। 1000 लोगों में एक हूँ या जो भी, मतलब तो वो स्पेशलिटी है, वो आप
हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप एक आईएएस बन के किसी हेल्थ में पर वो ज़रूरी नहीं है कि आप हेल्थ डिपार्टमेंट में जाएँगे, पर फिर पीएचडी का क्या काम है? वहाँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम ही करना है। तो जी, बिल्कुल। मेरा ऐसा मानना, पर ज़रूरी नहीं है, मतलब किसी की यदि एक्चुअली मन है तो बिल्कुल जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, अगर कर सकता है इतनी प्रिपरेशन, अब जैसे मैं मेडिकल साइंस का मेरा बताऊँ तो मेरा सारा बैकग्राउंड ही मेडिकल का ही है। तो हुँ, अब अगर मैं सिविल सर्विसेज़ की सोचूँ तो मतलब मेरे को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और इधर सुपर स्पेशलिटी के लिए ज़्यादा इतने एफर्ट्स नहीं डालने पड़ेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस फील्ड में मैं ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो क्यों उधर जाना? कोई बिल्कुल, पॉइंट बिल्कुल। नहीं बनता। ऐसा तो है नहीं कि जो बेसिक नीड्स है आपकी, जैसे पैसे के बारे में, मतलब इतने तो मिल जाते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल लाइफ जी सकते हैं। जी, अब बिल्कुल, दूसरा बिल्कुल। तो अंत नहीं है पैसे का, मतलब, और ऐसा भी नहीं है कि सिविल सर्विसेज में जाने के बाद में उनकी तनख्वाहें ज़्यादा होती है। तो तनख्वाह नहीं, भी उतनी ही बिल्कुल वो होती है। अब ये है कि पावर उसमें ज़्यादा है, पैसा तो सिमिलर जी, है, मतलब ऐसा, इनफैक्ट आप मेडिकल फील्ड में प्राइवेट में जाएँगे तो इनफैक्ट मेडिकल फील्ड में ज़्यादा पैसे हैं, या कोई हॉस्पिटल खोलते हैं तो भी। पर वहाँ पे पर पावर भी ज़्यादा है, पर उसके साथ में आप मेरे हिसाब से आप मेडिकल फील्ड में रहते हुए भी सेवा बहुत और जहाँ पे भी आपकी स्पेशलाइज़ेशन है, जी, वहाँ पे भी बिल्कुल। आप लोगों की सेवा कर सकते हैं। तो बिल्कुल, वो आई थिंक वो अगेन वो ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि जिस फ़ील्ड में आपने अपनी ज़िंदगी के 10-15 साल दिए हैं, तो हुँ, उसी में आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। हुँ। अच्छा, और हाँ, इसलिए फाइनल मैं कह रहा था ना, जुनून फाइनल एक जड़ों वाला होता है कि आपने तो इतना कर दिया, आप एक कंफर्टेबल पोज़ीशन पे आ गए हो। अब आपको क्या लगता है कि आप किस तरह से, या आपको लगता है, आप कैसे सोचते हो कि आप अपने रूट्स में या अपने गाँव में या जगह पे कैसे कुछ चेंज कर सकते हो? क्या ला सकते हो? या कैसे इंस्पायर करना चाहते हैं? बच्चों को क्या कहना? जी, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जैसे जिस बैकग्राउंड से मैं हूँ, हुँ, जहाँ पे ना तो अपने गाँव में आपको पता ही है पढ़ाई का इतना माहौल नहीं था, मतलब हर तरीके की प्रॉब्लम्स थी। हुँ, तो अगर ये चीज़ किसी के साथ है, इस चीज़ को लेके अगर कोई ऐसा सोचता है कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा, तो मैं उसको बोलूँगा कि नहीं, ऐसा नहीं है। हुँ, हुँ, अगर तुम सोच सकते हो तो वो तुम कर सकते हो। बस आपके अंदर से चीज़ आनी चाहिए। सारी चीज़ें अपने आप मतलब ट्रैक पे आती जाएगी, जैसे ही आप चलना शुरू करोगे। तो यही हुँ, सबसे बड़ा वो है, और बाकी सेकंड थिंग है कि अगर समाज के लिए कुछ आपको देना है, तो नो डाउट आपको वहाँ रहना पड़ेगा। ये हुँ। यही रीज़न है कि मैंने अपना जो डिवीज़न है, उसी को चूज़ किया है कि मैं मारवाड़ से बाहर नहीं जाना चाह रहा। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छी सोच है भूर सिंह। तो और कोई लास्ट थॉट्स इससे पहले कि अपन इंटरव्यू को खत्म करें? जी, यही है कि हुँ, अगर आपको कहीं भी जाना है, आई मीन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई सा भी हुँ, दे रहे हो, आप किसी भी फ़ील्ड में हो, तो सबसे पहले यही है कि आप उसके बारे में सोचें, आप करना स्टार्ट करो। आपके अंदर से सारी चीज़ें, सारी जिज्ञासा जो आपके अंदर पैदा होती है, वो सारे क्वेश्चन्स के आंसर आपके सामने ले आएगी। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो यही है कि आप उस चीज़ के बारे में सोचें कि आप कर सकते हैं, तो वो काम हो जाएगा। हुँ। बस मैं यही कहना चाह रहा तो वही, मतलब इसको अपन ऐसे कहते हैं, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। तो इफ यू हूँ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। work hard, strive for something, the world actually stars or the things turn up in such a way that they will help you in the way where you want to go. तो बिल्कुल या सही ऑफ़ बात है। कोर्स। इसी थॉट के साथ अपन इंटरव्यू बंद करते हैं।